गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था लेंज लॉ। लेंज लॉ में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी क्वाइल में या वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है कि जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये प्रोड्यूस हुई है उसी का अपोज करती है। ये था लेंज लॉ। और आज हम वर्किंग को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ये वाइंडिंग है जिसे मैं सप्लाई दे रहा हूँ, और जिस वाइंडिंग को मैं सप्लाई देता हूँ उसे मैं प्राइमरी वाइंडिंग कहता हूँ, और जिस वाइंडिंग से मैं लोड कनेक्ट करता हूँ उसे मैं सेकेंडरी वाइंडिंग बोलता हूँ। लेकिन अभी जो मैं वर्किंग पढ़ रहा हूँ ये है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। कोई लोड कनेक्टेड नहीं है उस कंडीशन में, नो लोड, लोड नहीं, नो लोड। जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है उस कंडीशन में मैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ रहा हूँ। और जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, जब यहाँ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि लोड तो कोई करंट की डिमांड करेगा नहीं, क्योंकि लोड ही नहीं है यहाँ पर। तो जब लोड नहीं है इसलिए कोई करंट की डिमांड नहीं है। लेकिन ये जो कोर है ये तो करंट की डिमांड करेगी ना, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। इसलिए ये कोर मैग्नेटिक फ्लक्स की डिमांड के लिए, मतलब ये जो कोर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सोर्स से करंट की डिमांड करेगी। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने V1 वोल्टेज अप्लाई किया प्राइमरी वाइंडिंग पर। जैसे ही मैंने V1 वोल्टेज अप्लाई किया वैसे ही इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। और ये करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि ये जो कोर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स चाहती है अपने अंदर। तो जैसे ही मैं करंट को फ्लो करवाऊंगा वैसे ही इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा इस कंडक्टर के चारों ओर। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस एयर गैप में चला जाएगा, या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में से होकर सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो जाएगा। तो कहाँ से जाएगा मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स? मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स उस पाथ को प्रेफर करेगा जिस पाथ का रिलक्टेंस बहुत कम हो, या फिर जिस मीडियम की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो उस पाथ को प्रेफर करेगा। तो ये जो स्टील की कोर है इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका रिलक्टेंस भी कम होता है। परमिएबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि परमिएबिलिटी किसी मैग्नेटिक मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जो ये बताती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा, कितनी क्वांटिटी में मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा। जिस मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा फ्लक्स अलाउ करेगा, जिस मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी कम है वो कम मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा। तो ये स्टील की परमिएबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में क्रिएट हुआ है ये इस कोर वाला पाथ को प्रेफर करेगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करने लग गया। तो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर लोड तो है ही नहीं, इसलिए लोड कोई करंट की डिमांड करेगा नहीं। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है कोर में, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए जिस करंट की डिमांड कोर करती है उसी को मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आप डेफिनेशन में, मैग्नेटाइजिंग करंट में द करंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेना आपने, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब देखो ये जो वोल्टेज है ये साइनोसॉइडल नेचर का है, तो इसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है ये भी साइनोसॉइडल नेचर का है। तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है ये भी साइनोसॉइडल नेचर का है। देखो यहाँ पर ये करंट भी साइनोसॉइडल नेचर का है, ठीक है। अब ये जब फ्लक्स मेरा वेरिएबल नेचर का है, साइनोसॉइडल नेचर का है, तो जब ये प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगा तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और सेम यही वाला फ्लक्स तो सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक हो रहा है, इसलिए ये इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक सीरीज में फ्लो हो रहा है। देखो एक सीरीज में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग की लिम्ब में है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग की लिम्ब में भी है। इसको लिम्ब बोलते हैं। ये जो कोर की ये जो साइड है ये लिम्ब कहलाती है, LIMB। तो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग में भी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सेम फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं इसे नाम देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसे नाम देता हूँ, ये 1 कॉइल है, ये 2 कॉइल है, ये 3 कॉइल है, ये 4 कॉइल है, ये 5 कॉइल है, ये 6 कॉइल है, ये 7 कॉइल है, ये 8 कॉइल है। नहीं, कॉइल नहीं, टर्न है।
ये 1 टर्न है, ये 2 टर्न है, ये 3 टर्न है, ये 4 टर्न है, ये 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्न है। अब देखो इस एक टर्न पे से उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है जितना इस सेकेंड टर्न से फ्लो हो रहा है, इस थर्ड टर्न से भी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, इस फोर्थ टर्न से भी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब जब सेकेंडरी साइड में चला जाऊँ तो इस फिफ्थ नंबर के टर्न से भी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, और इस सिक्स नंबर के टर्न से भी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो जितने भी टर्न हैं सभी से सेम अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किस नेचर का है, ये साइनोसोडल नेचर का है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये भी चेंज हो रहा है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या इंड्यूस करेगा, ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो सपोज करते हैं कि इस टर्न पे 2 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये दूसरे वाले टर्न पे भी 2 वोल्ट ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सेम फ्लक्स पास हो रहा है। यहाँ भी 2 वोल्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया है, कितना वोल्टेज इंड्यूस हो गया है, 8 वोल्ट इंड्यूस हो गया है। अब यहाँ पर सेकेंडरी साइड में देखिए आप, इस टर्न पे 2 वोल्ट, इस टर्न पे 2 वोल्ट, इस टर्न पे 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट। क्यों सभी पे 2 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है? ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ 2 वोल्ट, क्योंकि सारे टर्न से सेम फ्लक्स पास हो रहा है। तो यहाँ कितना वोल्टेज आ गया, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 टू 12 वोल्ट यहाँ पर इंड्यूस हो गया। तो क्या समझ में आया मुझे कि चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, पर टर्न वोल्टेज सेम रहेगा, एक टर्न पे वोल्टेज सेम रहेगा। बस जिस साइड मुझे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कनेक्ट कर दूंगा, और जहाँ मुझे वोल्टेज कम चाहिए उस साइड में कम नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दूंगा या कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर है? चलो अभी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट वैसे यहीं से बनता है। देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन, अब चलो बात निकल गई तो बता ही देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी साइड में या लोड साइड में वोल्टेज को बढ़ा देता है। सेकेंडरी साइड क्या होती है? जिस साइड लोड कनेक्टेड होता है या जिस साइड से आउटपुट लेता हूँ वही सेकेंडरी साइड है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये प्राइमरी साइड के कंपैरिजन में सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ा देता है। तो सेकेंडरी साइड, चलो प्राइमरी साइड के वोल्टेज को V1 नाम देता हूँ और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को V2 नाम देता हूँ। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। और सेकेंडरी साइड में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए मुझे, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप ज़्यादा कनेक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा वोल्टेज उस साइड क्रिएट हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मुझे वोल्टेज कम करना है लोड साइड में, तो लोड साइड में यदि मुझे वोल्टेज रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम कनेक्ट कर दूंगा, तो डेफिनेटली उस साइड कम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। क्योंकि क्या बोलना चाहिए, पर टर्न वोल्टेज तो सेम ही है ना। जब पर टर्न वोल्टेज सेम ही है तो आपको जिस साइड कम वोल्टेज चाहिए उस साइड आप कम नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्ट कर दो। तो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, ऑटोमेटिकली उस साइड का वोल्टेज कम हो जाएगा। ये है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये जो पॉइंट है कि वोल्टेज पर टर्न सेम होता है, ये आपको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा आगे जाकर। वोल्टेज पर टर्न सेम, आइदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, आइदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है ट्रांसफार्मर, कैसे वर्क कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर की कोर है। अभी मैं आइडल ट्रांसफार्मर की वर्किंग देख रहा हूँ, तो ये कोर भी आइडल है और जो वाइंडिंग में यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ ये वाइंडिंग भी आइडल है। मीन्स ना तो इस कोर में कोई लॉसेस हो रहे हैं, ना तो इस वाइंडिंग में कोई लॉसेस हो रहे हैं। फिलहाल मेरा यही एजम्पशन है इसकी वर्किंग को सीखने के लिए। ये वाइंडिंग है, ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब मैंने इसे सप्लाई दी है V1। उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लग जाएगा, जिसे मैं IT नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही करंट इस वाइंडिंग में फ्लो होगा तो इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा अराउंड द कंडक्टर, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा। इस प्रकार से इंटायर कोर में जितनी भी कोर है, होल कोर में
सेम फ्लक्स पास होगा। जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से होकर कुछ पास हो रहा है, वही फ्लक्स सेम फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर भी पास होगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो वोल्टेज है ये साइनोसॉइडल नेचर का है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये भी साइनोसॉइडल नेचर का है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है ये भी साइनोसॉइडल नेचर का रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखो, फादर सन वाला कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर वोल्टेज फादर है, उसका सन करंट है, और करंट का भी सन मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए तीनों एक जैसी रहेंगी। डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी साइनोसॉइडल नेचर का रहेगा। अब ये जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, इसकी इक्वेशन को मैं कंसिडर करता हूँ आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और एक बात आप याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट बोथ remains in same phase। दोनों सेम फेस में होते हैं। जैसे कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं, उसी प्रकार से कोई भी केस आ जाए, रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कोई भी एलिमेंट आ जाए, करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों हमेशा सेम फेस में रहते हैं। यहाँ कंडीशन है कि रजिस्टर के केस में ही वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं, लेकिन फ्लक्स और करंट के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी केस में मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के फेस में रहता है। इसलिए अगर करंट की इक्वेशन आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन फाई एम साइन ओमेगा टी रहेगी, क्योंकि दोनों सेम फेस में रहते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन होगी। इस प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को N1 कंसिडर करता हूँ, और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को N2 कंसिडर करता हूँ, और प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ को E1 कंसिडर करता हूँ, और सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ को E2 कंसिडर करता हूँ। और फिर माइकल फेराडे के जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में या वाइंडिंग में, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग प्राइमरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, E की प्लेस पर E1 आ जाएगा, माइनस N की प्लेस पर N1 आ जाएगा, या N की प्लेस पर N1 आ जाएगा, डी बाई डी टी, और जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, फाई एम साइन ओमेगा टी। तो जो फ्लक्स फाई एम है ये कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये बाहर आ जाएगा, माइनस N1 फाई एम बाहर आ गया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी जो होगा वो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये E1 की वैल्यू आ गई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। जो कॉस थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉस ओमेगा टी की प्लेस पर क्या पुट कर दूं मैं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस N1 फाई एम ओमेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। फिर मैं इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस साइन वाली टर्म में, तो क्या हो जाएगा, N1 इंटू फाई एम इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। एक रूल आपने पढ़ा ही होगा, माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हो, ये आपने रूल पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज से याद रखो। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने इस थीटा में मल्टीप्लाई किया है माइनस साइन का, तो ये E1 की वैल्यू आ गई। और आपको पता ही होगा कि जो साइनोसॉइडल इक्वेशन में साइन का जो कोफिशिएंट होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ N1 फाई एम ओमेगा। उस कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग के इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था कि जो आरएमएस वैल्यू होती है ये मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स होती है, 1/√2 टाइम्स होती है। तो ये हो जाएगा N1 इंटू फाई एम इंटू ओमेगा की प्लेस पे 2πf लिख देता हूँ /√2। तो ये 2π/√2 4.44 होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ 4.44। ये जो 2π/√2 ये 4.44 होता है। फिर फाई एम एफ इंटू N1, फाई एम एफ इंटू N1, ये मेरे प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू आ गई। और हमेशा मैं वैल्यू को आरएमएस वैल्यू के टर्म में लिखता हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में और केवल बोला है कि ये वोल्टेज इक्वल टू 20 वोल्ट, तो समझ जाओ कि ये आरएमएस वैल्यू है। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं हो आपको, तो आपको ये समझना है कि ये जो गिवन वैल्यू है ये आरएमएस वैल्यू है। 4.44 फाई एम एफ इंटू N1, ये प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ आ गया। अब इसी प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ निकालता हूँ। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, बस N की प्लेस पे N2 आ जाएगा। तो बाकी पूरा डेरिवेशन तो ऐसे ही जाने वाला है, बस N की प्लेस पे N2 आ जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन तो यही आने वाली है। जो E2 RMS आएगा, देखो ये यहाँ पर देखो, एक बात और देखो, एक कंक्लूजन देखो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि ये जो फ्लक्स की इक्वेशन है ये देखो क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी -0 ऐसा लिख दो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इसकी वैल्यू पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ओमेगा टी -90। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पीछे चल रहा है ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेस्पेक्ट में जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ये ओमेगा टी -0 डिग्री और ये ओमेगा टी -90 डिग्री। तो फेजर डायग्राम बनाता हूँ। फेजर डायग्राम तो आपको बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने। जो हमारी यूनिट थी, सेकेंड यूनिट, जहाँ हमने सिंगल फेस एसी सर्किट की जहाँ हम स्टडी कर रहे थे, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप रेफरेंस हमेशा उस क्वांटिटी को लो जो कांस्टेंट हो इंटायर सर्किट में। जैसे कि जब हम सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर करंट कॉमन था, तो हमने करंट को रेफरेंस लिया था और फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। जब हम पैरेलल आरएलसी सर्किट पढ़ रहे थे तो वहाँ वोल्टेज पूरे सर्किट में कांस्टेंट था, तो हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया था। और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो कॉमन है इंटायर सर्किट में? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमन है। देखो इंटायर सर्किट में कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, जो इधर फ्लो हो रहा है वही फ्लक्स इधर भी जा रहा है, वही इधर भी जा रहा है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट है, इसलिए मैं फ्लक्स को रेफरेंस लूँगा। चलो फ्लक्स को रेफरेंस ले लेता हूँ। ये फ्लक्स है, इसको मैंने रेफरेंस ले लिया। और इस फ्लक्स के रिस्पेक्ट में जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो मैं इसे पीछे बना दूंगा। E1 को 90 डिग्री पीछे बना दिया मैंने, ठीक है। ये जो एरो है वो लीडिंग को शो कर रहा है और टैल मुझे लैगिंग को शो कर रही है। फिर अब देखो, यदि मैं E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करूँ तो सिर्फ N की प्लेस पे N2 आ जाएगा, तो बाकी इक्वेशन में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो सेकेंडरी वाइंडिंग की ईएमएफ की इक्वेशन भी ऐसी ही रहेगी, बस N की प्लेस पे N1 की प्लेस पे N2 आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी -90। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ भी फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चलने वाला है। तो ये लो बना दो इससे पीछे। और E1 और E2 की वैल्यू को कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा हुआ तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यदि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो E1 की वैल्यू ज़्यादा होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो E2 की वैल्यू आ गई, तो E2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो साइन का कोफिशिएंट, ये साइन की टर्म और उसका कोफिशिएंट ये वाला, ये साइन का कोफिशिएंट, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलो इधर कर दे रहा हूँ। तो E2 ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी N2 इंटू फाई एम इंटू ओमेगा। और इस E2 की आरएमएस वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो जैसे इसकी आरएमएस वैल्यू निकाली बस ऐसे ही निकाल लूँगा। E2 की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी E2 की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। E2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? N2 इंटू फाई एम।
इंटू ओमेगा अपॉन रूट टू, ओमेगा की प्लेस पे 2πf लिख देता हूँ, 2πf अपॉन रूट टू, तो 2π अपॉन रूट टू 4.44 हो जाएगा। फिर से वही इक्वेशन आ गई, तो E2 की इक्वेशन आ गई 4.44 φm f इंटू N2। तो ये E2 की इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो अब मेरे पास E1 की इक्वेशन भी है और E2 की इक्वेशन भी है। तो E1 भी आ गया और E2 भी आ गया। चलो मैं इसे आगे लिखता हूँ। अब मेरे पास बच्चों E1 की वैल्यू भी है, E2 की वैल्यू भी है। E1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF, और E2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF। अब यहाँ पर देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इस N1 को डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूँ। तो E1 अपॉन N1, E1 अपॉन N1 4.44 φm f। अब इस N2 को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूँ, तो E2 अपॉन N2 4.44 φm f। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में EMF पर टर्न, और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF पर टर्न। ये क्या है, EMF पर टर्न 4.44 φm f। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF पर टर्न, ये भी 4.44 φm f। तो प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग देता हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग EMF पर टर्न इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग EMF पर टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग EMF पर टर्न। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, जो कोर है उस पूरी कोर में एक जैसा फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसलिए जितने भी टर्न है सभी से एक समान फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसलिए EMF पर टर्न सेम रहेगा। यहाँ पर आप इस फेजर डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, जो EMF E1 और E2 है ये मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चल रही है। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने EMF E1 और E2 की इक्वेशन डिराइव की तब मुझे पता चला कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कंपैरिजन में जो EMF E1 और E2 90 डिग्री पीछे चलते हैं, लैग करते हैं। तो मैंने ये फेजर रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया। अब मैं आपको एक और रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर जो है, अभी मैं कौन सा ट्रांसफार्मर की स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है ये आइडल है। तो जब ट्रांसफार्मर आइडल है तो उसकी कोर भी आइडल होगी और उसकी वाइंडिंग भी आइडल होगी। और जो वाइंडिंग होती है, आइडल वाइंडिंग जो होती है वो इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। और इंडक्टर के केस में मुझे पता है कि इंडक्टर के केस में इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो इस इंडक्टर में, या फिर ऐसा बोल दूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है ये अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो यहाँ कौन सा करंट फ्लो होता है, नो लोड की कंडीशन में तो ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर करंट ड्रॉ करता है, केवल मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है। तो ये IT किसके बराबर हो गया, इनिशियली IM के इक्वल हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट के इक्वल हो गया। तो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, तब इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रहा है। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट इस वोल्टेज से कैसे चलेगा, 90 डिग्री पीछे चलेगा, क्योंकि हमें पता है इंडक्टर केस में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। तो ये फ्लक्स की एक्सिस है, और फ्लक्स और करंट दोनों सेम एक्सिस पे होता है। मैंने इसको रेफरेंस लेकर चला था, फ्लक्स को मैंने रेफरेंस लिया था। तो ये जो करंट IM है ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉ कर लिया मैंने, ये वोल्टेज है जो कि 90 डिग्री आगे चल रहा है, और जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।